जय हिंद एवरीवन। पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने के बाद और मैग्नेटिज्म कंप्लीट करने के बाद तीन मेजर टॉपिक जो कि एनडीए फिजिक्स के काफ़ी क्रूशियल हैं, इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आज ये वाले सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यदि आप मेरे प्रीवियस यूट्यूब सेशन देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, या तो मैंने वहाँ पर सिर्फ थ्योरी करवाई होगी, ठीक है, या तो वहाँ पर सिर्फ थ्योरी करवाई होगी, या तो फिर किसी दूसरे सेशन में मैंने प्रैक्टिस करवाई होगी। मगर ये वाला सेशन इतना बढ़िया, इतना शानदार डेडिकेटेड सेशन होने वाला है कि वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर सेशन सेपरेटली ओनली फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यूजुअली मैं कभी भी करवाता हूँ इसके पहले तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ साउंड वेव्स भी कराता हूँ, मगर नहीं, आई हैव मेड अ सेपरेट सेशन फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन देयर इज एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू, दैट इज थ्योरी के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। एकदम कंबाइंड बढ़िया क्वालिटी का आपके लिए सेशन होने वाला है ना। ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद इतनी बढ़िया होल्ड आने वाली है आपके ऊपर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। एक चीज़ मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है ये जो फिजिक्स वगैरह से, केमिस्ट्री बायो से, ठीक है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट था यार, स्टिल मैं एनडी का एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ इतने बढ़िया तरीके से, ठीक है। सेकेंडली जो आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और कई सारे बायो के स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको फिजिक्स वगैरह उतनी पल्ले पड़ती नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ, ये वाला सेशन लगा लो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, मैं सही बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो सेशन है वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहाँ पर कोई भी हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, यू जस्ट सिट हियर एंड एंजॉय दिस सेशन। पेन कॉपी उठाकर बैठ जाओ, मज़ा आने वाला है। एक चीज़ अश्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूँ, जो सबसे डरावना पार्ट होता है ना, मैकेनिक्स, यार इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर अपन लोग जो फिजिक्स कर रहे हैं उसका लेवल एकदम अलग है यार, एकदम अलग लेवल की फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग सेशन यहाँ पर ले रहे हैं। तो मैंने डिसाइड करा है जो मैकेनिक्स वाला टॉपिक है, इस मैकेनिक्स में यार बहुत सारे टॉपिक है, जैसे अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पर डिकोड करे थे सारे टॉपिक। तो मैकेनिक्स में चार जैसे मोशन है, बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इनके मैं सोच रहा हूँ सेपरेट सेशन लाऊंगा। और इसका जो पहला सेशन है मैकेनिक्स का, यही वाले सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। सो जेंटलमैन, पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन, ठीक है। मैं एकदम मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर है, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से पूरा जीएडी का सिलेबस आपको करवाऊंगा। बस आप बढ़िया तरीके से मेरे साथ बने रहो, सेशन को एंजॉय करो। सो आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस इज योर कपिल भैया, ठीक है। आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म नेम रोर एनडीए। तो स्टार्टिंग विद द हीट। हीट होता क्या है? हीट अभी यही है यार, अभी जैसे ठंड का समय था उसमें आप बढ़िया तरीके से ऐसे हाथ तापते थे ना, और बात करते थे अपने मतलब प्रिपरेशन के बारे में, यार क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। अभी तो आपकी एकदम जर्नी क्लियर होगी ना, इसी हीट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हीट है क्या यार? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी, आग है, ठीक है, जो कि आपके अंदर होना चाहिए, है ना। आग मतलब कि आप समझ रहे हो, दैट फायर अभी आपके अंदर होनी चाहिए। फायर टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी, दैट इज एनडीए खड़गवासला, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हीट के बारे में अपन पढ़ते हैं। हीट जो है ना, इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। एंड हियर द हीट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप समझ रहे हो, टेम्परेचर, सॉरी यार, हीट है। अब ये हीट को मेजर भी तो करना पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको मेजर करती है? दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको ये बताएगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, ये पता चलता है टेम्परेचर से। अब ये टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी दिखा सकते हो, केल्विन में भी दिखा सकते हो, एंड इवन यू कैन ऑल्सो शो इट, इंडिकेट इट इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीनों में आप दिखा सकते हो। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने यदि जो रिपीटर्स होंगे उनको तो यार ये वाले कंटेंट की वैल्यू एकदम सही बता रहा हूँ, एकदम अमेजिंग, दे आर गोइंग टू पे सल्यूट टू दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि उनको पता है रियल कंटेंट की वैल्यू। और मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी बोला था, क्योंकि रिपीटर ऐसे होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि यार क्या एक्चुअली में ऐसी चीज़ है जो हमारा एग्जाम क्लियर करवाने वाली है। सो दे नो द वैल्यू। अब सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है यार, और मैं सही बता रहा हूँ, यदि जो बिगिनर्स होते हैं ना, इन बिगिनर्स को यदि रियलाइजेशन पहले ही हो जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस इन द सेंस कि ये फोड़ कर आते हैं, फिर इनका जल्दी से रिटर्न क्लियर हो जाता है, ठीक है। और जल्दी से रिटर्न क्लियर करने के बाद ये इंस्टेंटेनियसली एसएसबी भी क्लियर कर लेते हैं। और खुदा ना खास्ता यदि कॉन्फ्रेंस आउट वगैरह हो भी जाते हैं तो वंस दे हैव क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स दे नो हाउ टू क्लियर द रिटन एग्जाम, उसके बाद भी रिटर्न क्लियर करते हैं और जल्दी से रिकमेंड होकर दे गो टू अकेडमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन में इनके कन्वर्जन के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट,
और कई सारी चीज़ें आपको रटवाई जाती हैं। मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ। आपने ये वाला आउटलेट तो देखा होगा KFC का, ठीक है, यू माइट हैव सीन दिस पर्टिकुलर आउटलेट ऑफ KFC एंड दिस इज द एग्जैक्टली ट्रिक इज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने KFC पढ़ा है, जस्ट इसको आप क्या करो, ऑपोजिट कर दो, CFK, आप इसको CFK कर दो। आप इसको KFC रीड मत करो, आप इसको क्या करो, CFK पढ़ो। अब आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, आपने यहां पर इसको लिखा C, ठीक है, आपने इसको यहां पर लिखा F, आपने इसको यहां पर लिखा K, ठीक है। अब जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है आपको पता है क्या, सेल्सियस में कितना है, सेल्सियस में है इट्स 0 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट में कितना है 32 डिग्री, और केल्विन में कितना है, इट इज़ 273 डिग्री। तो आप कुछ मत करो, इसमें से माइनस करना शुरू कर दो। जैसे C माइनस 0, ठीक है, यहाँ पर F माइनस कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर आपने क्या करा, ये 32 को यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ पर 0 को माइनस करा, और यहाँ पर आखिरी में जाकर K से 273 माइनस कर दो। अब एक लाइन और याद कर लो, दैट इज 5954, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा अपॉन में 5, नीचे आ जाएगा 9, और ये आ गया 5, ठीक है। और रियूमर लगाना है तो R/4 भी कर दो, बाकी दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, दिस इज मोर देन इनफ। ये बन गया आपको फॉर्मूला कन्वर्शन का। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, जस्ट डिडक्ट दी मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, जो कि सेल्सियस का 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री, केल्विन का 273 एंड रियूमर का 0 डिग्री। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होगी 5954, कैसे देखेगा आपको, C माइनस 0, ठीक है, F माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 9, 5 और 4, मतलब R/4, इतना ये आपका आ गया। दिस इज एग्जैक्टली योर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। आई होप आपको इतनी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विदाउट एग्जीक्यूशन द थ्योरी इज नथिंग। आप हर सेशन में देखोगे मैं हमेशा एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, मेरा काम ऐसा नहीं है आधा अधूरा करवा देना। लास्ट वाला जब मैग्नेटिज्म का सेशन लिया था, उसमें बोला था कि लास्ट 12 ईयर्स के PYQ में करवाए हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिज्म वाला सेशन है उसमें मैंने करवाए हैं। और यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि लास्ट 12 ईयर्स के PYQ से हो जाएगा, वो चैप्टर हो जाएगा, तो वो चैप्टर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने लेवल हाई करवाया है। मैंने कई ऐसे सर्किट भी आपको पढ़ाए हैं जो कि आज तक उस लेवल के इंडी एग्जाम में आए नहीं हैं। आप आखिरी वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का सेशन लगा कर देख लेना, सबसे हट के यूट्यूब का कंटेंट आपको मिलेगा। तो बेसिकली जिस चैप्टर के लिए जितनी मेहनत करानी रहती है वो हमें पता है, और उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना रहता है। अब आगे बढ़े, चलो। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट। तो जेंटलमैन यू आर गिवन विद द टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में आपको ये दे रखा है 113, ठीक है। द केल्विन स्केल आपको बताना है कि केल्विन में कितना होने वाला है, ठीक है, केल्विन में ये टेम्परेचर कितना होगा। सो यू नो द ट्रिक वेरी वेल, क्या आपको पता है, दैट इज C माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, 9 और 5, ये ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन जिन दो के बारे में पूछ रहा है ना, किसके, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो इन दोनों को आप उठा लो। आप जब इन दोनों को उठाकर यहाँ लिखोगे, ये क्या हो जाएगा 5F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, इतना हो गया। अब आप कुछ मत करो, F की वैल्यू डाल दो 113, यहाँ पर डाला 113 माइनस 32 अपॉन 9, है ना। ये 5 डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू K माइनस 273। ये कितना जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 81 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये माइनस में इधर आएगा तो काय में हो जाएगा प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। 9 9 ज़ा 81, 9 पंजे 45, 45 प्लस 273 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है, 7 और 4 11 और 1 3, ठीक है। ये आ गया केल्विन, मतलब 318 केल्विन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल था, आपको करके बता दिया। जिसको भी समझ में नहीं आया दोबारा उसको रिवाइंड करके देख लो, बाकी इट वॉज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़ारेनहाइट ना 2 चीज़ों के बराबर होता है। यहाँ पर लिखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फ़ारेनहाइट है, प्यारा सा फ़ारेनहाइट, ये ना ये ऐसा है कि सभी के साथ घुल मिल जाता है। एक बार फ़ारेनहाइट पेयरिंग बनाएगा केल्विन के साथ, एक बार अपनी जो पेयरिंग है ये बनाएगा सेल्सियस के साथ। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, फ़ारेनहाइट जब केल्विन के बराबर होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट जब केल्विन के बराबर होगा, ये कितने पर होगा पता है आपको, 574.25 डिग्री पर, ठीक है। और सेल्सियस के बराबर कब होगा, ये होगा -40 डिग्री पर।
ठीक है, -40 डिग्री। देखो आप कैसे याद रखो, ये जो सेल्सियस है ना, ये जो केल्विन है, ये केल्विन इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यदि नेगेटिव नहीं होगा तो 574 वाला तो यही होगा ना, और जो नेगेटिव वाला है वो सेल्सियस हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर है मगर कितने डिग्री पर, -40। तो ये है क्या, देखो मैं आपको बताऊं, सेल्सियस यदि -40 डिग्री है और आपसे पूछ लिया फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर दोनों के दोनों बराबर होता है। मज़ा आया? बिल्कुल सर। आगे क्वेश्चन करें, यहां पर ये प्रीवियस क्वेश्चन है, a Kelvin and Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample। ठीक है, दोनों के दोनों सेम रीडिंग दे रहे हैं। अब केल्विन और फ़ारेनहाइट, यहाँ पर क्या है, केल्विन बराबर फ़ारेनहाइट कब होता है? क्या केल्विन कभी नेगेटिव होता है? नहीं। तो ये कब होता है? 574.25 पर। तो यहाँ पर बात चल रही है 574, तो यहाँ पर लिख देते हैं 574 की बात चल रही है। अब 2 पॉइंट क्यों नहीं लिख रहे हो यार, अप्रॉक्स में अपन आंसर निकाल लेंगे 574। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन सेल्सियस। तो आपको पता है, आप कुछ मत करो, आप पहले सबसे पहले जो अपना फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सबसे पहले इसको हटाओ, जगह ये रोक कर रखा है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है C/5। अब तो डायरेक्ट लिख दूं, F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5। ठीक है, अब आपको यहां पर रिलेशन किन दो के बीच में, आप कुछ भी डाल दो, है ना। आप फॉर एग्जांपल ये F की वैल्यू डाल दो और इन दोनों को ले लो, आपका सेल्सियस आ जाएगा। करके देखें। अब आपको C है, यहां पर आ जाएगा C/5, इट इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, दैट इज 574 -32, यहां पर आ जाएगा 9। अब आप लगाओ, C इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, और यहां पर आया 5/9 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 20 और 1 21, और यहां पर आ जाएगा 27/9। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 0। ठीक है, यहां पर अब 0 क्योंकि 2 लिया, 9 1 ज़ा 9, और अगेन 9 1 ज़ा 9, तो 301.1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना। हमारा जो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जो हमारा गॉड फादर रिलेशन था ना, इसको आपको दिमाग में रखना है। हमारा गॉड फादर रिलेशन क्या है, जो अब भी ऊपर मैंने आपको बताया, C/5 इज इक्वल टू F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5। बस ये दिमाग में रखो, आपके सवाल हो जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली द ट्रिकेस। ठीक है, मेन रॉकिंग फैक्टर यही था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, NDA 2021 में न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, एक फ़ारेनहाइट स्केल में और दूसरा सेल्सियस स्केल में कब इक्वल होंगे। तो यार फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस कब होता है, -40 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या बोल रहा था, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या होगा। तो यार फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जरा अपन लिख कर देखें क्या, कैसे क्या इनका होता है। एक बार लिख कर देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या सीन बैठता है। ठीक है, तो अपने को तो पता है कैसा है, C -0 इज इक्वल टू F -32/5 और अपॉन 9। बस अभी अपन इतना ही लिख रहा है क्योंकि अपने को पता है ओवरऑल सब कुछ करना नहीं है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, C/5 इज इक्वल टू F -32/9। ठीक है, लिख दिया आपने। अब आप क्या करो, F हमको एक तरफ दिख रहा है तो अपने को F अलग ले जाना है, तो F अलग ले जाओ। आप इसको और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसा लिख दो। ठीक है, F -32/9 इज इक्वल टू C/F। ठीक, अब ये उधर चला जाएगा, F -32 इज इक्वल टू C/5 मल्टीप्लाई बाय 9। ऐसा हो गया। अब आप 9 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से जब 5 को डिवाइड करोगे दैट वुड बिकम 1.8। ठीक है, 1.8। तो अपन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, इसके बाद F -32 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय C, ऐसा लिख दिया, और ये 32 को उधर ले जाओ। तो अब जब ये ऐसा होगा, अब कैसा बन जाएगा, F इज इक्वल टू 32 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय C। समझे? तो अब यहाँ पर जो फैक्टर x था, ये क्या आया, जो फैक्टर x है ये तो 32 आया ना, ये देखो ये x 32, तो ऑप्शन नंबर है। बस सेम चीज़ दोबारा दोहरानी है, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आपका सामने है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो द लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है। देखो पहली बात तो केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो गया, प्यारे लोग समझ गए होंगे, दैट इज गोइंग टू बी के इज इक्वल टू 0 डिग्री। के जहाँ पर 0 डिग्री हो गया, ये आपका क्या है, एकदम स्मॉलेस्ट टेम्परेचर है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री। और यदि आप सेल्सियस में देखोगे इट्स गोइंग टू बी कितना, ये होने वाला है 273, -273 डिग्री। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना, एक और ट्रिक अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लो, आपका के कितना, आपका केल्विन कितना है 0 डिग्री, और यहाँ पर सेल्सियस कितना हो जाएगा 273 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, -273, लिसन टू मी केयरफुली। सी के एक ब्रांड है ना, सी के इज़ अ ब्रांड, और कभी भी एक ब्रांड है, इसको लेकर हमारे दिमाग में पॉजिटिव इमेज बनती है। तो कभी भी सी से के जाओगे ना तो कुछ नहीं करना, +273 करना है। और जब भी के से सी जाओगे, कई के सी भी होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये करना -273, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है, याद रखना। अब मेरी बात सुनो, आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तो लोएस्ट टेम्परेचर है। अब एक क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पता क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है कोई एक गैस है, उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, क्या चीज़, उस गैस का एक प्रेशर और वॉल्यूम, जब ये दोनों के दोनों क्या हो, जीरो हो, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो द लोएस्ट टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली कितना है, इतना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिस पर गैस का इज सपोज टू बी हैव जीरो वॉल्यूम एंड जीरो प्रेशर, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मज़ा आ रहा है ना यार, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट एट द वेरी बिगनिंग। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यू नो वेन एवर यू गेट अप, आप कभी भी सुबह उठते हो, और जैसे यदि आप देखोगे सुबह उठने के बाद यदि आपने स्क्रोलिंग कर ली, इंस्टाग्राम की रील्स देख ली, यदि आपने 1-1.5 घंटा थोड़ा वहाँ पर आपने टाइम पास कर लिया, और उसके बाद आपने फिर चाय वगैरह पी, फिर दोबारा वही काम करने लगे, और समथिंग अराउंड आपका 11 बज गया, तो उसके बाद अपने को क्या लगता है, यार दिन तो पूरा ख़राब हो गया, यार क्या करेंगे, अब तो बनेगा नहीं, यार क्या करें, कैसे करें। आप कुछ मत करो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अपनी डायरी उठाओ, ठीक है, यू टेक आउट योर डायरी। आप डायरी उठाने के बाद आप अपने सारे के सारे टास्क लिखो कि अभी जो जितना टाइम बचा है आप ऑनेस्टली उसमें कितना कर सकते हो, और बिना सोचे समझे आप कुछ भी मत करो, आप बस करना शुरू कर दो। यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द टास्क नंबर 1, ठीक है, क्योंकि जितना भी बचा है मेक द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट। जितना भी बचा है उससे मिलाकर आपको क्या बनाना है, बेस्ट बनाना है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट, ठीक है, क्लियर है, रेस्ट से आपको बेस्ट बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, कितना है, 0 सेल्सियस तो नहीं है, -273 डिग्री सेल्सियस। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। इन सेल्सियस यूनिट में कितना होगा, तो मैं आपको के से सी जाना है, मतलब के से सी, मतलब आपको क्या करना, -273 कर देना है, और -273 ये तो याद ही है ना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको याद करवा दिया है। सो दिस इज ऑलरेडी नोन, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब यहां पर देखते हैं हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो अब मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूं, ठीक है, मेरी बात सुनो। यहां पर कौन है, आपके कपिल भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। अब मैं यहां पर सेंटर में खड़ा हुआ हूं भाई, ठीक है, मेरे को आपने सेंटर में खड़ा कर दिया। अब क्योंकि मैं यहां पर सेंटर में खड़ा हूं, यहां पर 3 रो बनी हुई है ना, एक रो ये, एक और एक यहाँ पर ये, और एक यहाँ पर ये। अब 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 1 2 3 ये बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस बार क्या करा है यार, ये जो पीछे वाले हैं ना, दे ऑल आर दी बैक बेंचर्स, ठीक है, ये सारे के सारे भाई मतलब मज़ेदार लोग हैं, बैक बेंचर्स, ठीक है, यही लोग तो होते हैं, ठीक है, ये बैक बेंचर्स हैं। इस बार इन्होंने क्या करा भाई, सेशन देखकर चले गए अपना, और टेस्ट में एकदम मचा दिया, ठीक है, फोड़ दिया इन्होंने एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। तो टॉपर तो वैसे भी लेकर आता है, तो मैंने क्या डिसाइड करा है यार, मैं एक काम करता हूँ, चॉकलेट देता हूँ अपने सेशन में, यदि मेरा सेशन लगा है तो सभी के बढ़िया मार्क्स आए हैं, और क्या, चाहे टॉपर हो, बैक बेंचर हो, एवरीवन, ठीक है।
जो मक्कारी करेगा उसके नहीं आएंगे। और मक्कारी क्यों ही करेगा यार, सभी को अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है, सभी को उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो क्या ही करेगा। यदि आप अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम स्टैम्प तक सेशन में रुके हुए हो, तो समथिंग इज देयर इन यू, यू नो द फायर इज देयर इन योर बेली एंड द पैशन इज देयर इन योर हार्ट। अब मेरी बात सुनो, ये जो यहाँ पर रो नंबर, मतलब ये जो कॉलम नंबर 1 है, इसमें मैंने क्या करा, चॉकलेट की एक बाइट दी। अपन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, चॉकलेट। अब ये जो चॉकलेट है ये अपन ट्रांसफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। ये सारे के सारे एकदम खतरनाक स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक बाइट इसने ली, फिर एक बाइट इसने इसको मतलब वो कोई भी चॉकलेट ले लो यार, डेयरी मिल्क है, इसने ली, फिर इसको एक बाइट लेकर यहाँ दे दी, एक बाइट लेकर यहाँ दे दी, एक बाइट लेकर मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, दे आर इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में। और क्या सभी के सेम मार्क्स आ रखे हैं, क्या नहीं यार, मार्क्स अलग अलग हैं मगर बढ़िया है, ठीक है। मार्क्स आर डिफरेंट, जो मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स हैं ये अलग हैं, ये मार्क्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी जगह क्या हुआ, सेम मैंने यहाँ पर चॉकलेट दी, मगर क्या हुआ भाई, ये जो यहाँ पर बैठा हुआ ये जो सेकंड बेंचर था ना, इसको आ गया गुस्सा। इसने कहा सर ये क्या क्लास में क्या हो क्या रहा है, क्योंकि यार इसको जेलस हो रहा था कि बैक बेंचर कितने बढ़िया मार्क्स क्यों आ गए, है ना। आप कभी भी ना, एक सीख दे रहा हूँ, कभी भी जेलस मत करा करो। आप क्या करा करो, जेलस, आपके अंदर होना चाहिए जेलस। आप मीनिंग सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट है ठीक है। अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब का सेशन मैंने जो लिया था ना, उसमें था। अब मेरी बात सुनो, ये गया मेरे पास आया, इसने उठाई वो चॉकलेट, कपिल भैया आप तो मेरे को दो, और सीधे ले जाकर पीछे दे दी, किसी का कुछ नहीं, सीधा गया, है ना। इसने खतरनाक एकदम बल्क मूवमेंट करा, बल्क में उठा और बल्क में मूव होकर इसको दे दिया। अब तीसरा मैंने कहा भाई ये वाला बैक वेंचर ने तो मतलब एकदम काम डाल दिया, इतना बढ़िया से इनक्रेडिबली मेरा सेशन मतलब देखा ना, किसने मचा कर रख दिया। तो मैंने कुछ नहीं करा, ये चॉकलेट सीधा इसको कैच दे दी, है ना। मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने कहा कैच कर यार, है ना, यू जस्ट कैच इट। इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, है ना, किसी का कोई भी मीडियम का मैंने किसी का भी सहारा नहीं लिया। अब मेरी बात सुनो, चॉकलेट यहाँ पर क्या है, चॉकलेट यहाँ पर है हीट, और जो स्टूडेंट हैं ये है पार्टिकल्स। इसके हिसाब से यदि आप देखोगे ना, तो ये है कंडक्शन, ठीक है, ये है कन्वेक्शन, समझदार को इशारे काफ़ी है, और ये है रेडिएशन, है ना, और टॉपिक खत्म। अरे कोई बात नहीं, कंक्लूजन देखो अब भी पता चल जाएगा। आप एकदम कमेंट सेक्शन अभी तक आपने देखा होगा ना, तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिखने वाले हो क्या मज़ेदार ट्रिक है। यहाँ पर देखो, अब ये कंडक्शन है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ बॉडी, मतलब उन पार्टिकल्स के बीच में चॉकलेट, उन स्टूडेंट के बीच में चॉकलेट का ट्रांसफर होना जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में बैठे हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में हीट का ट्रांसफर होना जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। सर एकदम कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है। सेकेंडली, पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, क्या एक भी पार्टिकल अपनी जगह से उठा, यहां पर तो एक बंदा होशियार बन के आगे चला गया था, यहां पर एक भी जगह से नहीं उठा। क्या सभी के सेम मार्क्स थे, नहीं, मार्क्स वेरी कर रहे थे। तो मतलब टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट, सिटिंग इन अ कॉन्टैक्ट, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेज एंड लिक्विड। यहां पर क्या होता है, कोई भी एक बल्क मूवमेंट होगा, ठीक है, यहां पर बल्क मूवमेंट होता है ना, लिक्विड और गैसेस में यूजुअली यहां पर कन्वेक्शन देखने को मिलता है, और ये बल्क मूवमेंट पूरे के सिनेरियो को चेंज कर देता है। तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द बल्क मूवमेंट। और जो वर्टिकली जो हीट होती है ना हमारी ट्रोपोस्फियर, मैंने आपको बताया भी था, ये इसी प्रोसेस की वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से। तो ये जो वर्टिकल हीटिंग है इट इज ओनली मतलब एप्लीकेबल ओनली अप टू द ट्रोपोस्फियर। और आखिरी में आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि हीट का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी मीडियम, समझ रहे हो। आखिरी में यही बोला था ना, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर होना इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और ये उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल। सो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कंडक्शन, अब एक लाइन हमेशा याद रखना, जो कंडक्शन है दे मोस्टली अकर इन सॉलिड, है ना, सॉलिड ओनली बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स डज नॉट मूव, समझ रहे हो। मतलब सॉलिड पार्टिकल तो मूव ही नहीं करेंगे ना मेरे भाई, इसलिए वहां पर अच्छा खासा हो जाता है। सो कंडक्शन कैन इजीली अकर इन सॉलिड, लेस इजीली इन लिक्विड, बट हार्डली इन गैसेस। गैस के पार्टिकल्स तो यहाँ वहां भटकते ही रहते हैं, जैसे फरवरी के महीने में कुछ लोग भटक रहे हैं, बट नॉट द डिफेंस एस्पिरेंट, आपको पता है, ठीक है। जो मतलब डिफेंस एस्पिरेंट है इनके पास लोग आएंगे, आप वेट करो, आप बस एकेडमी जाने की तैयारी कर लो, आप मतलब रोज़ और टेडी तैयार नहीं करना है आपको, मतलब स्टडी मटेरियल तैयार करना है। दीज आर योर रियल वेपन्स, ठीक है, ये अभी आपका रियल वेपन है, इनको तैयार करो, फिर तो माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी एकदम मज़ेदार होने वाली है। बढ़िया एकेडमी जाना है यार, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन है इट अकर्स इन फ्लूइड, ये फ्लूइड में होता है। तो बस बेसिकली है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किस फिनोमिना में जो हीट वेव्स है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ हीट वेव्स हैं, है ना। हीट वेव्स तो आपको पता है ना, ऐसी वेव्स मतलब लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हीट रिलीज मतलब करने वाली। तो ये जो हीट वेव्स है ना, यदि अपन लिसन टू मी केयरफुली, यदि इनका प्रोपगेशन की बात करें ना, प्रोपगेट करना एक जगह से दूसरी जगह जाना, सो दे डू प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना मेरी बात, दे डू प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती हैं। यदि आप इनकी स्पीड देखोगे ना तो इट इज इक्वल टू दैट ऑफ किसकी, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ ईएम वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, मतलब जैसे कि लाइट उसके बराबर रहती है। अब मेरी बात सुनो, इनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, कोई भी नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इतना काम खत्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कौन, तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, हीट वेव्स। और किसको मीडियम की, आपको तो पता है हीट वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और किसको नहीं पड़ती है, रेडिएशन को। तो थर्मल रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताई। खुदा ना खास्ता यही क्वेश्चन को यूपीएससी को एक्सपांड करना हुआ तो क्या इंफॉर्मेशन देगा, यही देगा जो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, दैट्स इट। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब ऐसा है ना कि भाई मेरे साथ कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं नॉर्मली जैसे बढ़िया अपना काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, एकदम पीसफुली मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना, अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और कोई भी गलती से अगर किसी ने मतलब छेड़ दिया ना, मतलब अननेसेसरी, नॉर्मली तो मैं क्या करता हूँ, एक कान से सोना दूसरी कान से निकाल दिया। इट इज़ बेसिकली यू नो अ पेशेंस और अ गुड क्वालिटी, मतलब सुना और निकाल दिया, एंड यू शुड डू दैट, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। मगर जब काम अच्छा करने के बाद भी कोई छेड़खानी करता है ना, देन यू नो बेस्ट स्टार्ट्स कमिंग आउट, आने लगता है बेस्ट कि नहीं यार अब करना है। और ऐसे ही तुम्हारे साथ होना चाहिए। मतलब इफ समबडी इज टेलिंग यू, यू नो, यदि कोई आकर तुमको ट्रोल कर रहा है, मॉक कर रहा है, स्कॉन कर रहा है, जाइब कर रहा है, यू नो दीज ऑल आर द सिनोनिम्स, है ना, कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर रहा है, योर एक्शंस मस्ट बी लाउडर देन यू स्पीक। ठीक है, आपके एक्शंस मस्ट रिफ्लेक्ट योर इंटेंशन। आपके एक्शन, यू नो, एक्शंस आर एवरीथिंग, एक्शंस आर एवरीथिंग, याद रखना। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, एग्जीक्यूट करना, करोगे नहीं तो क्या होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां पर कभी भी कोई एक सॉलिड है भाई, ठीक है, आपने कोई भी सॉलिड को हीट दी ना, उसको गर्म करा, तो ये क्या करेगा ना, वो सॉलिड करेगा एक्सपांड, है ना। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, सॉलिड को आपने छेड़ा, वो एक्सपांड कर गया, मतलब ग्रो कर गया। अब यहाँ पर वही चीज़ है। अब ये जो एक्सपांशन है ये लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, एरिया भी एक्सपांड हो सकता है और वॉल्यूम भी एक्सपांड हो सकता है। लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर एक्सपांशन, एरिया बढ़ेगा तो एरियल एक्सपांशन, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन को अल्फा, एरियल एक्सपांशन को बीटा, और वॉल्यूम एक्सपांशन को गामा। तो ये उसका रिलेशन है, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। ठीक है, खत्म, और कुछ बचे ही नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है, सड़ा सा क्वेश्चन है ना। अपन ने क्या पढ़ा था, लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ एरिया वॉल्यूम, अल्फा बीटा और गामा। एरियल आपको दिया है, ठीक है, ये चीज़ दी है, देन द कोफिशिएंट ये हमको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो अपने को रिलेशन तो पता है क्या, बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। आपको क्या चीज़ दी है, ये दी है, कितनी दी है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। बस ये आंसर आ गया, और क्या आंसर, इसकी वैल्यू निकाल लेना, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया, बस खत्म। कंसेप्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बढ़िया सी आइसक्रीम दिख रही होगी, समर का सीज़न आने वाला है, और क्या एकदम बढ़िया। जैसे ही आएगा दोपहर में ऐसा ऐसा करना कि भाई मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद, ठीक है, कितने भी नंबर आए आपके, आप अपने आप को एक ट्रीट दो, ठीक है, बढ़िया सी ट्रीट दो, और वो ट्रीट में बढ़िया कोई भी आइसक्रीम खाओ। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, एक आइसक्रीम मतलब खाना, ठीक है, इसका नाम है रोज़ पेटल। भाई बढ़िया आइसक्रीम है, ठीक है, रोज़ पेटल, ये खाना, ठीक है। आप मॉक टेस्ट देने के बाद, कब, व्हेन इट केम मिड मार्च आएगा ना, तब बढ़िया मॉक टेस्ट देना है। कितने मॉक टेस्ट देना है आप पूछते हो, कितने मॉक टेस्ट देना है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ।
जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले ना मेरे भाई, मॉक टेस्ट देता रहे। मगर सुन, इसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब वीक में भले ही एक मॉक टेस्ट दे, मगर ऐसा दे कि उसको करने के बाद तेरे को फील हो कि भाई तूने कुछ करा है ना। ऐसा फील होना चाहिए कि उसका एनालिसिस कर, अच्छे से बैठ कर देख कि गलती कहाँ हुई। अरे 120 सवाल मैथ्स में से यदि तेरे से 20 बने ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहा है, देख कहाँ पर बने। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तू मार देगा भाई, 40 सवाल तो मार देगा, तेरे 125 नंबर उधर आ जाएंगे मैथ्स में, 100 नंबर तेरे आराम से कोई नहीं छेड़ पाएगा। तो बस लगे रहो, तुम लगे रहो, खुद को अप्रिशिएट करो। अभी समय तुम्हारा स्ट्रगल का है ना, भाड़ में जाए दुनिया, अभी बस अपना करियर और अपन, एज सून एज यू सी योर रोल नंबर इन दैट पीडीएफ, पीपल गोना कम टू यू, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो फ्रिज ये है, यहाँ पर जो आइसक्रीम रखी हुई है, ये है फ्रिज में रखी हुई है भाई, ठीक है। ये है फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में, और ये फ्रिज के बाहर। तो जब फ्रिज में थी तो ऐसी थी, मगर यहाँ देखा तो भाई वॉल्यूम बढ़ गया यार, फ्रिज के बाहर जैसे ही निकाला वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसा क्यों? वाई वॉज दैट हैपन, है ना। ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे भाई, यदि तू टेम्परेचर बढ़ाएगा ना तो तेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब वही चीज़ है, नॉर्मली इट हैपन्स दैट टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आइसक्रीम जब फ्रिज में थी, टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था। व्हेन आइसक्रीम केम आउट ऑफ द फ्रिज, टेम्परेचर बढ़ा तो मेरे भाई वॉल्यूम भी बढ़ा। एज यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो यदि तुम्हारा वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, यहाँ वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ी। तो फ्रिज में डेंसिटी ज़्यादा थी, फ्रिज के बाहर डेंसिटी कम थी। दैट्स इट, ये बेसिक कंसेप्ट था। इसके आगे एक्सटेंड करते हुए एक बढ़िया सा कंसेप्ट सॉरी इस अलग जोश के कारण हो जाता है यार। लेट मी हैव वाटर। सॉरी ये इट हैपन्स व्हेन यू गिव मोर देन 100% टू योर वर्क। यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है, मगर तब भी ऐसा पढ़ाना जैसे बंदे लोग पैसे दे रहे। कोई नहीं यार, तुम बढ़िया बच्चे हो यार, बच्चे नहीं तुम एकदम बढ़िया एस्पिरेंट हो, मज़ा आता है तुम्हारे को पढ़ाने में। क्या बढ़िया टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स वगैरह करते हो। अपने को व्यूज़ और लाइक से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। जिस बंदे को ज़रूरत है वो खुद आएगा कंटेंट देखने, भाड़ में जाए। आपने देखा होगा मैं ज़्यादा ये सब नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बस एक आध बार बोल दिया, एक तरफ हो गए। कंटेंट में दम है, आप लोग खुद, जिसको ज़रूरत होगी वो आ जाता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एनोमलिस, आज नहीं तो कल, वही है, हमारी भी जर्नी है और क्या। आज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अब सुनो, इतना क्लियर है। अब आपको एक बात बता रहा हूँ सुनो, 10 डिग्री सेल्सियस से जब आप 6 डिग्री सेल्सियस पर आए, मतलब टेम्परेचर कम हुआ। अब टेम्परेचर जब कम हुआ तो फ्रिज में चीज़ें चली गई तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हुआ भाई। अब आपको पता है जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको तो पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। और ये चीज़ यूनिवर्सली ट्रू है, किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता है भाई, ठीक है। यदि वॉल्यूम बड़ा है तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यदि डेंसिटी, फिर आपने क्या करा, 10 डिग्री से 6 डिग्री पर गए तो टेम्परेचर कम हुआ। अब आपने क्या सोचा भाई, मैं एक काम करता हूं, 6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस भी कर देता हूं, तो अब और टेम्परेचर कम हुआ, अब और वॉल्यूम कम हुआ, अब वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई और, ठीक है। मगर अब जब 4 डिग्री सेल्सियस से तूने डिसाइड करा कि भाई अब मैं जाता हूं 0 डिग्री, लालच बुरी बला है, आपको तो पता है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर गया, तब क्या हुआ, टेम्परेचर तो कम हुआ मगर वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। उल्टा, अब यहां वॉल्यूम बढ़ा, और यदि वॉल्यूम बढ़ा तो यहां पर क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। मतलब अब जब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पता क्या होगा, डेंसिटी विल गोज ऑन रिड्यूसिंग, इट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। तो अब जब डेंसिटी कम होगी तो आप कह सकते हो ना, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द वाटर कम्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, कहां पर पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है, इट इज एट दी 4 डिग्री सेल्सियस। मजा आया कंसेप्ट में, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। देखो आप जरा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एक बात बताओ, यदि मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम, इसमें से ऑप्शन देखना, मैक्सिमम आप 10 क्या मैक्सिमम है, क्या 100 क्या मैक्सिमम है, क्या भाई सारी यूनिट आपको केजी पर मीटर क्यूब में है, तो आप कुछ मत देखो, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्स। तो जब आपने मैक्स देखा तो
तो मैक्स तो है भाई, एक ये है और एक ये है, मगर मैक्स होता कब है? ठीक है, व्हेन, मैक्स व्हेन कब होता है? तो भाई इट इज एट द 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ रहे हो? सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्सपांशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट है एज आइस मेल्ट इट एक्सपांड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब आइस मेल्ट होगा तो ये क्या करेगा? इट एक्सपांड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे भाई एक बात बता, सुन मेरी बात सुन। 4 डिग्री सेल्सियस से जब तू 0 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा था तब तूने टेम्परेचर कम करा था, मगर इस केस में स्पेशल केस था। ठीक है, ये क्या था? स्पेशल केस। इस केस में टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो यहां पर डेंसिटी क्या हो रही थी? डेंसिटी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक है, मगर अब जब क्या होगा भाई? आइस मेल्ट करोगे, आइस जब आप मेल्ट करोगे तो आप दिमाग लगाओ, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है। आपको तो पता है यार, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो मेरे भाई बर्फ है, यहां बर्फ है। अब इसको पिघलाओगे तो टेम्परेचर तो बढ़ाओगे ना। अब मेरी बात सुनो, इसका उल्टा करें, करके देखें उल्टा। उल्टा करने के लिए आपने बढ़ाया भाई टेम्परेचर, आपने बढ़ाया टेम्परेचर। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या इस केस में यही वाला स्पेशल केस है, क्या टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा? नो जेंटलमैन, इन दिस पर्टिकुलर केस द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। अब यहां पर जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो क्या कभी जीवन में आइस यहां पर एक्सपांड होगा? क्या नहीं होगा? क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पहले ही से उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। अब जब वो उसमें चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो एग्जैक्ट आपको रियल में जो उसका सोल्यूशन था ना, वो मैंने आपको बता दिया। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया भाई? मजा आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। एकदम दोबारा इसको जरा रिवाइंड करके देख लेना, नहीं तो क्या सेशन वगैरह बड़े हो जाते हैं। आप रिवाइंड करके देख लिया करो, बैक करके देख लिया करो। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं क्योंकि सॉलिड है, मेल्ट हुआ लिक्विड में। क्यों लिक्विड में मेल्ट हुआ भाई? क्योंकि तूने बढ़ा दिया टेम्परेचर, इसलिए मेल्ट हुआ। तो इसका जो अट्रैक्शन था वो तो खत्म हो गया। एंड व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद दिस कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन ओनली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट हैज गॉट रिड्यूस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कई लोग बोलेंगे रिपल्शन है, अलग अलग हो रहा है, मगर मेरे भाई हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, समझो, महसूस करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, है ना, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये क्या बला है भाई? देखो यहां पर आपको एक मास ये दिख रहा है, एक बड़ा सा मास ये दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग छोटी हाइट के। तो पहली बात ऐसा है कि इसको आपको क्या जलाना है? जलाना भाई, लकड़ी अकड़ी जलाया मत करा करो। बाकी मेरे को तो पता है तुम कितने, मतलब क्या बोलूँगा मैं। ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपना उद्देश्य नहीं है डिफॉरेस्टेशन करने का। ठीक है भाई, डिफॉरेस्टेशन कोई नहीं करेगा, है ना, सिवाय अच्छे काम के। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर पेड़ लगाना अच्छी बात है, प्लांटेशन करना चाहिए। जब आप एसएसबी में जाओगे तो बढ़िया बढ़िया खूब स्टोरी बनाओगे, प्लांट लगाना, ये करना वो करना। रियल लाइफ में करा करो। बर्थडे पर हर दिन, मतलब जब बर्थडे आए ना, हर साल प्लांट लगाया करो एक, और उसके बाद पानी भी देना है, नहीं तो तुम मतलब ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, पहले दिन तो मतलब तुमने बर्थडे के दिन प्लांट लगा दिया और अगले दिन से तुम्हारी मम्मी उसमें पानी दे रही है, तुमने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब तुम क्या बोलोगे? डेलीगेशन इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, है ना। लीडर सिर्फ लीडर नहीं, बदमाश। फर्क है भाई। ठीक है, लीडर, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तुम लोग लीडर नहीं हो, बदमाश। यदि ऐसा करोगे ना, पेड़ लगा दिया अपने बर्थडे पर और मम्मी को बोल दिया कि मम्मी कल से ज़रा पानी वगैरह देख लेना आप। ठीक है, पेड़ तो हमने लगा दिया, वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, बट नाउ यू नो डेलीगेशन इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, नाउ यू हैव टू डू इट। फिर आप लीडर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। हीट दी भाई, ठीक है। इन ट्रीज में जब इन ये जो है इसमें वुड में आप हीट दोगे ना, तो द अमाउंट ऑफ हीट, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए, उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कितना टेम्परेचर चाहिए, ताकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों चीज़, यू नो, दे आर डीलिंग विद अमाउंट ऑफ हीट, दे आर डीलिंग विद अमाउंट ऑफ हीट।
ठीक है, एक चीज़ तो दोनों में कॉमन है, अमाउंट ऑफ हीट टू रेज देयर टेम्परेचर, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना है, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट देना है। बट दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इसमें भी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इसमें भी है ना, बाय यूनिट डिग्री, बट ऑफ अ मास, स्पेसिफिक हीट में भी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मास। मगर सुनो, है ना, इसमें हम काय की बात करने लगते हैं, मास के बारे में बात करने लगते हैं। तो यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, यहां पर अपन मास की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट को, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास। तो यहां पर मास भी बोलेंगे। अब सुनो मेरी बात, इसका जो फॉर्मूला है जो हीट कैपेसिटी का, ये कितना है, S इज इक्वल टू क्यू अपॉन चेंज इन टी। और टी का मतलब यहां पर क्या है, टी का मतलब है टेम्परेचर, और ये का मतलब है हीट एब्जॉर्ब्ड और ये रिलीज, और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। और यहां कुछ नहीं आएगा, S इज इक्वल टू क्यू, और यहां पर आ जाएगा M चेंज इन टी, मतलब यहां मास आ जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टेम्परेचर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ईदर हीट कैपेसिटी, और टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, और नेचर के ऊपर दोनों करेंगे, ठीक है, नेचर के ऊपर दोनों। बट हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप सुनो मेरी बात, एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है, मैं एकदम बड़े भाई जैसा पढ़ाता हूं भाई तुम्हारे को, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। क्या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके फॉर्मूले में, मतलब सुनो, इसकी डेफिनेशन में यदि मास का जिक्र हुआ है तो फॉर्मूले में मास का जिक्र, मतलब तो फॉर्मूले में मास का जिक्र होगा, ठीक है। मगर ये इसकी डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा। तो फॉर्मूले में आ रहा है मगर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा है। इसकी ऐसा यूनिट है जूल पर सेल्सियस, और इसकी कितनी है, जूल पर केजी पर सेल्सियस। केजी क्यों आया, केजी क्योंकि भाई यहाँ मास है, ठीक है। अब आगे बढ़े, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ता है, यहां पर क्वेश्चन है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर का मतलब क्या होता है, भाप बनना, मतलब जिसमें लिक्विड काय में चेंज होता है, लिक्विड चेंज होता है यहाँ पर गैसेस में, वेपर में, ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज अ यूनिट मास लिक्विड टू गैस। तो वेपर टू लिक्विड हटाओ, वेपर टू लिक्विड हटाओ, क्या आपको टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा क्या, आप बताओ। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लिक्विड टू वेपर विद अ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ मटेरियल, व्हाट इज द मास ऑफ अ मटेरियल, आपसे पूछ रहा है मास, हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आपको दी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी आपको गिवन है। तो यहां पर जो आपको जो S होता है ना, ये हीट कैपेसिटी आपको कितनी गिवन है, S इज इक्वल टू 400 जूल, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर कितना दिया है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 25 से 15, ठीक है, 25 से 15। तो आपको क्या निकालना है, हीट आपको दी है, Q कितना दिया है, 20,000 जूल, है ना। तो आपको निकालना है मास। तो आपको पता है S इज इक्वल टू क्यू अपॉन M चेंज इन टी। S गिवन है 400, है ना, इज इक्वल टू Q कितना गिवन है, 20,000 अपॉन मास आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टी, 25 से कितना हुआ 15, तो मतलब 10, तो ये हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, M कितना जाएगा 5 किलो, ठीक है, खुश, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़िया ना, एकदम आतंक सवाल था, मज़ा आ गया। चलो आप देख लो, मास यदि गलती से गिवन है तो क्या लगाना है, स्पेसिफिक हीट लगाना है, मास नहीं है तो क्या लगाना है, सिर्फ हीट कैपेसिटी। द थर्मल कैपेसिटी यदि बोलेगा, सुनो, थर्मल कैपेसिटी यदि बोल रहा है ना, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों का मतलब सेम ही है। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दे बोथ आर सिमिलर। थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सुनना मेरी बात, आपको मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर के ऊपर दोनों डिपेंड नहीं करेंगी, तो ये वाला ऑप्शन काट दो। नेचर के ऊपर दोनों डिपेंड करेंगी। क्या जो हीट कैपेसिटी है क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्या मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो मास यहाँ भी हटाओ, यहाँ भी हटाओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़ मास के ऊपर डिपेंड हीट कैपेसिटी कर रही थी भाई
हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ये चीज़ नहीं कर रही थी। फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले, यहाँ मास आ नहीं रहा था, ठीक है, देख लो, मगर ये डिपेंड कर रही है। फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है मगर ये डिपेंड करती है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है, लिख लो, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। तो थोड़ी देर के लिए ये हटाओ, ये हटाओ, तो टेम्परेचर वाला हटाओ, मास के ऊपर, शेप के ऊपर नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन दी मास, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज करेक्ट। स्पेसिफिक हीट, है ना, क्या मास के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं। वन क्या में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, हटाओ, क्योंकि मास के ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप, बिल्कुल सही बात है, मास के ऊपर भी नहीं और शेप के ऊपर भी नहीं, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सही बात है ये तो। मतलब दो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर तो दोनों ही डिपेंड नहीं करती, तो जिसमें 3 आ रहा है वो भी हटा दो, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो, लेटेंट हीट का मतलब होता है भाई छिपी हुई हीट, ठीक है। कभी भी देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी स्टेट चेंज होती है ना, तो वहाँ पर व्हेन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी प्रेजेंट रहता है और लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, पता है आपको। मगर फिर जब आपको पता है कि जब दोनों प्रेजेंट हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो विदाउट इवन चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर हाउ आइस चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड चेंज इनटू आइस, कैसे हुआ, कैसे एनर्जी मिली। वो एनर्जी मिलती है भाई लेटेंट हीट से, छिपी हुई हीट से। या तो हीट रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है आइस लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड आइस में हो रहा है। लेटेंट हीट कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, क्यू है या तो हीट रिलीज या तो एब्जॉर्ब, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है। लिक्विड से गैस में आपको चेंज करना है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है। लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, नहीं, हमको लिक्विड से गैस करना है, दिस कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, और लेटेंट जो हीट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट फॉर गिवन सब्सटेंस इज करेक्ट। इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर के ऊपर तो फिक्स रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सही है, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है, तो बी वाला सही है, 1 and 3 आर करेक्ट, बढ़िया। यहां पर आप देखो, द पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये क्या शो कर रहा है, जो टेम्परेचर है इट इज कांस्टेंट। अब यदि टेम्परेचर की कांस्टेंसी को शो कर रहा है तो ये क्या है, दिस इज लेटेंट, लेटेंट हीट होगा ना, लेटेंट शो की बात नहीं चल रही है, ठीक है लेटेंट हीट है ये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, अब ये बॉटल तो आपने देखी होगी यार, है ना, बढ़िया तरीके से एकदम, इट्स अ वेरी गुड वेपन इज वेल लड़ाई वगैरह हो जाए, मार दी एक को, ख़त्म, नहीं भाई ऐसा करना नहीं है, ठीक है, एकदम यू हैव टू मेंटेन द पीस, एकदम शांत रहना है, इतना पावर जनरेट कर लो कि ट्राई टू बी एज साइलेंट एज यू कैन, irrespective of the capacity that you can destroy everything in a second, and this capacity is there in the lieutenant, ठीक है, आपको बनना है। ये आपने मिल्टन की बॉटल देखी होगी, इसके बाहर ना एक स्टॉपर लगा रहता है, आपको ऐसा आपने देखा होगा, एक बॉटल के अंदर बॉटल है, जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, कुछ आपने सुना होगा, जैसे बॉटल के अंदर बॉटल, ठीक है, बॉटल के अंदर बॉटल जब आपको देखने को मिलेगी ना, तो दोनों बॉटल के बीच में एक वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम है, यहाँ पर है एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग सिल्वर कलर की, आपने देखी होगी, ठीक है, और आउटर केसिंग भी होती है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज़ है, देखो दो चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वैक्यूम क्यों है ना, जो एक बॉटल और बॉटल के बीच में जो वैक्यूम है क्यों है पता, ताकि जो हीट है ना वो कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से जाए ही ना, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स तो होंगे नहीं, है ना, और पार्टिकल्स जब नहीं होंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर होती है वो तो पार्टिकल से ही होती है ना, कन्वेक्शन से मोस्टली लिक्विड में और कंडक्शन से तीनों में। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो हीट ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगी ना। अब आता है सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस क्या कर लेगा भाई, ये क्या करता है पता,
ये हीट का, अब आपने देखा कंडक्शन हुआ और कन्वेक्शन हुआ, इससे तो रोक लिया, अब रेडिएशन से कैसे रोकेगा? रेडिएशन रोकेगा कौन? सिल्वर सरफेस। ये करता है, इट रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट इवन थ्रू रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन से जो होने वाला ट्रांसफर ऑफ हीट है उससे भी रोकेगा। अब ये तीन चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आप क्या चाय बना रहे हो, ठीक है, ये वेसल रखा हुआ है और नीचे से बढ़िया हीट चल रही है। यदि इसके ऊपर ढक्कन नहीं ढका हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें क्या मतलब हीट भी जाएगी और आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास इज पॉसिबल। इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। मगर आपने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया, क्या आप इसमें शुगर डाल सकते हो क्या? नहीं, तो मास यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, जो कि नीचे से जाएगी। अब आपने दोनों ही बंद कर दिए, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एक्चुअली में थर्मोफ्लास्क काम कर रहा है ना। अपन ने ऊपर देखा फ्लास्क का जो ऊपर वाला ढक्कन है, या आइसोलेशन ही तो बंद कर रहा था। तो अब वही चीज़ देखो, आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर ना ही मास का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। और इसी के ऊपर क्या काम करता है? आपकी थर्मोस्टील की बॉटल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी सही नहीं है? कंडक्शन कैन इजीली अकर इन सॉलिड, हाँ जी, लेस इजीली इन लिक्विड और हार्डली एट गैसेस। ये तो अब भी मैंने आपको बोला था कि ये स्टेटमेंट याद कर लेना, ये तो सही है भाई। हीट एनर्जी इज कैरिड आउट बाय मूविंग पार्टिकल इन अ कन्वेक्शन करंट, बिल्कुल, मूविंग पार्टिकल का बल्क मूवमेंट होता है तो वो कन्वेक्शन करंट में हीट एनर्जी बिल्कुल कैरी आउट कर देती है, सही। हीट एनर्जी इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन रेडिएशन, सही बात है भाई। मतलब हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी आउट करती है उसको रेडिएशन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन ही बोलते हैं। जैसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो भाई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, इसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ थर्मोफ्लास्क इज नॉट करेक्ट? ठीक है, थर्मोफ्लास्क के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो करना भाई जरा। द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम होता है और ग्लास से मिलकर बनती, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये तो सही है। द ग्लास वॉल देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेस, सही बात है भाई, ग्लास का भी शाइनी सरफेस होता है। जो इनर वॉल का सरफेस है वो रेडिएट कर देता है गुड अमाउंट ऑफ हीट। भाई यदि रेडिएट करेगा और यहां पर क्या लिखा, सरफेस ऑफ द आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट, और एब्जॉर्ब कर लेता। यदि ऐसा होता तो वो बॉटल इतनी महंगी होती क्यों, 1000 रुपए की बॉटल मिलती क्यों? यदि ऐसा होता तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, और ऊपर जो कॉर्क लगा होता है ना, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊपर का ढक्कन होता है, आपने देखा होगा उसमें रबर लगी होती है, इट इज कॉर्क एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है? तो अब एक चीज मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन नंबर, मैं सीधे बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर यदि आप 2 रीड करोगे ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप बोल दोगे बढ़िया है, बढ़िया है, सही है, सही है। स्पेसिफिक हीट में जब तक मास नहीं आएगा ना, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज अधूरी डेफिनेशन। तो ये जो अधूरी डेफिनेशन है ना, इसको पूरा आप करोगे ये कहकर कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। आप अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास भी तो बोलोगे ना। ठीक है, सिल्वर, द सिल्वरिंग इन थर्मोफ्लास्क इज डन टू अवॉइड द हीट ट्रांसफर। सिल्वरिंग इसलिए करी जाती है ताकि रेडिएशन ना हो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ याद कर लेना, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडियोबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। मे गिव यू 4 मार्क्स 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा याद कर लो, सही रहेगा। ठीक है, अब कुछ लॉज हैं और सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लॉ है, ज़्यादा कठिन नहीं है और इनको ख़त्म करेंगे। बढ़िया एकदम, ऐसे आपको कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, ये ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से बैठकर टेबल चेयर के ऊपर बैठकर पढ़ाई करनी है और ढीले ढाले मत हो, बस सेशन खत्म होने वाला है। पहला है जीरो लॉ। ठीक है भाई, ए और बी का टेम्परेचर सेम है, मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और बी और सी का भी टेम्परेचर सेम है, मतलब दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई भी चीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ए और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन की वजह से होती है। मगर ऊपर वाली जो पहली स्टेटमेंट थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मजा आया? अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ फर्स्ट नहीं था, अब ये वाला फर्स्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता क्या है? आपने क्या करा भाई, कोई भी चीज़ को गर्म करना है,
ठीक है, आपको कोई भी चीज़ को गर्म करना है। अब कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ को गर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल अपन हीट अप काय को करते हैं, ब्रेड को। तो ये ब्रेड क्या करेगी, ये ब्रेड हीट क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी, ब्रेड हीट एब्जॉर्व करेगी। अब ब्रेड जब हीट एब्जॉर्व करेगी, ये हीट एब्जॉर्व किसके बराबर है, ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इफ द सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सब्सटेंस देन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये काय के बराबर है, ये बराबर है इंटरनल एनर्जी बाय द सिस्टम और कितना उसने एक्सटर्नल वर्क डन करा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन। भाई आप एक किसी को मतलब समझ रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और एक तो वो इंटरनल एनर्जी में उसकी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो चली जाएगी, और दूसरा वो काम करेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन। बस ये दोनों सवाल कैसे पूछेगा, ये देखो, इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो, यदि तुम्हारा वर्क डन जो है वो जीरो है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ गैस केप्ट एट सर्टेन टेम्परेचर इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है उस गैस की जो कि एक टेम्परेचर में रखी हुई है। यदि तुम्हारा वर्क डन जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट इन और आउट, है ना, एकदम सही बात है भाई। आपने उसको हीट एब्जॉर्व करी, है ना, ये क्यू, ये है इंटरनल, ठीक है, और प्लस वर्क डन। यदि तुम्हारा ये वर्क डन जीरो है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, फ्लो ऑफ हीट इन और आउट, ये जो हीट के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट विद क्लैरिटी। आपको ऊपर कंसेप्ट पढ़ाया, नीचे आपने प्रीवियस क्वेश्चन ठोक दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या सीन है भाई, ए इसमें दो आता है, एक केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और एक क्लॉसी की स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक भाई ये बोलते हैं कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। आप कितनी भी कोशिश कर लो 100% हीट को वर्क में पॉसिबल नहीं कर सकते हो, ये केल्विन भैया ने बोल दिया। केल्विन ने वार्निंग दी, ऐसे करो, केल्विन ने वार्निंग दी। अब क्लॉसी ने क्या बोला, क्लॉसी ने ये बोला भाई कोई भी हीट लो प्रेशर से हाई प्रेशर में, कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फ्लो ही नहीं कर सकती है। क्लॉसी ने ये बोला, क्लॉसी ने क्या बोला, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कोई भी हीट क्या फ्लो नहीं कर सकती है। तो ये जो क्लॉसी की स्टेटमेंट है ना, ये क्लॉसी की स्टेटमेंट वही है जो ऊपर मैंने हीट की डेफिनेशन बताई थी। क्या, हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लॉसी ने बोला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाई इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर। ये क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ेदार, एकदम मज़ा आ गया होगा। ठीक है, ये PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ठीक है, एकदम डेडिकेटेड रहो और एकदम डिसिप्लिन को फॉलो करो अपनी ज़िंदगी में, फिर तो मोटिवेशन झक मार के आप खुद ही दे दोगे खुद को। सो जेंटलमैन, इट वाज अ नाइस सेशन विद यू, मज़ा आ गया यार पढ़ा के। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा पढ़ के। तो उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वाले सेशन में भी यही जोश मेंटेन होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।